डेफिनेटली गाइस नारुतो में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ कम ताकतवर तो कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर। हमने नारुतो के ताकतवर कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली है, हमने शायद वीक कैरेक्टर्स के बारे में भी बात की है, बट गाइस नारुतो में ऐसे कुछ बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर्स हैं जो थे तो वीक बट उनमें कुछ ज्यादा ही पोटेंशियल था या है, या फिर ऐसे कैरेक्टर्स जिन्होंने अपने डेथ के समय अपनी प्योर पोटेंशियल दिखाई, अपनी ट्रू पोटेंशियल। यस गाइस, इस वीडियो में हम नारुतो के ऐसे ही कुछ टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो थे तो वीक बट हाँ उनकी पोटेंशियल बहुत बहुत ज्यादा थी। तो ये सब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नंबर 10 पे आता है हाकू। ओके, अब डेफिनेटली गाइस इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाकू एक बच्चा था और बचपन में इतने खतरनाक एंड इतने इंप्रेसिव jutsus परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव बात थी। हाकू वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस शिनोबी बनता अगर वो बड़ा हो जाता तो, और शायद थोड़ा खूबसूरत भी। ओह नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ, बट गाइस एक्चुअली में हाकू वन हैंड साइंस परफॉर्म कर सकता था, यानी कि वो एक हाथ से साइंस परफॉर्म करके jutsus क्रिएट कर सकता था, जो कि इतनी ज्यादा इंप्रेसिव बात है कि नारुतो में बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो एक हाथ से साइंस बना सकते हैं, जिसमें कुछ बहुत ही इंप्रेसिव नाम आते हैं जैसे कि मिनाटो, सास्के, इताची और ज्यादा नाम है भी नहीं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाकू के अंदर क्या पोटेंशियल और इतनी कम उम्र में उसने सास्के एंड नारुतो को इजीली ओवर पावर्ड कर दिया था। नंबर 9 पे है शीनो अबुरा में। शीनो की मेन एबिलिटी है बग्स को कंट्रोल करना। वो अपने सारे jutsus क्रिएट करता है बग्स के रिलेटेड, जैसे कि अपना डिफेंस, अपना अटैक या कोई भी टैक्टिक क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल वो बग्स को इतने ज्यादा एफिशिएंटली यूज करता है कि वो दिखाता है जो अटैक कर रहा है वो डिफेंस कर रहा है, पर उसके बग्स अलग ही खेल खेल रहे होते हैं। एंड यस गाइस, ये बात एक फैक्ट है। अबुरा में क्लैन हिडन लीफ के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन्स में से आते हैं। शीनो अपने बग्स से लोगों को पॉइजन कर सकता है, वो अपने बग्स के साथ लोगों के मैकेनिज्म खराब कर सकता है, उनके डिफेंस तोड़ सकता है, एंड हाँ वो अपने बग्स के साथ बहुत ही खतरनाक इंटेल गेन कर सकता है, मतलब नॉलेज ले सकता है। एंड गाइस शीनो के बग्स की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो यस, शीनो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से एक है। नंबर 8 पे आएगा डांजो। अब गाइस डांजो एक बहुत ही ज्यादा चालाक एंड कनिंग पर्सनालिटी है, मतलब कि वो इजीली किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है अपनी बातों में। वो एक ऐसा बंदा है जो हिडन लीफ को बचाने के लिए कई हजारों की जानें दे सकता है ताकि कई लाखों की जानें बचे। डांजो एक बहुत ही ज्यादा इविल कैरेक्टर्स में से आ सकता है, बट बहुत से लोग इस पे अच्छा खासा आर्ग्यू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से डांजो एक बहुत ही ज्यादा इविल कैरेक्टर था, बट वो ऐसा बंदा था जिन्होंने मरे हुए उचिहास के शारिंगान्स को यूज करके अपने बॉडी में लगा लिया और वो उसका यूज करता था इज़ानागी परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट jutsus परफॉर्म करने के लिए, जिससे था तो वो एक बहुत ही मिड रेंज शिनोबी, बट अपनी कनिंग पर्सनालिटी और इतने सारे शारिंगान की मदद से वो एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पोटेंशियल कैरेक्टर बन गया था। इसके बाद आता है चोजी। नो डाउट गाइस, हमने चोजी की ट्रू पोटेंशियल तब देखी थी जब वो रेड पिल खा लेता है। आई मीन सीरियसली, चोजी के jutsus उसके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि वो जितना ज्यादा इंप्रेसिव jutsu यूज करेगा वो उतना पतला हो जाएगा, और वो जितना खाएगा, जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितनी कैलोरीज कंज्यूम करेगा, वो उतने पावरफुल jutsus परफॉर्म कर सकता है। और हमने चोजी को बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड इंप्रेसिव फीट्स परफॉर्म करते हुए देखा है, जैसे बड़े हो जाना, विंग्स ले आना। इनफैक्ट ऐसे jutsus उसको परफॉर्म करते हुए देखा है जिससे वो हाई लेवल शिनोबी से इजीली टक्कर ले सकता है। बट क्योंकि चोजी एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड साइड कैरेक्टर है, तो यस, चोजी को बहुत ही ज्यादा शैडो में रखा गया है। और हाँ, हम इनोशिका जो फॉर्मेशन को कैसे भूल सकते हैं। चोजी के बिना या उसके क्लैन के बिना ये फॉर्मेशन परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। इसके बाद आएगा रॉक ली। अब गाइस बरूटो की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि बरूटो में रॉक ली को बहुत ही ज्यादा बेकार दिखाया गया है। आई मीन वो लड़ता ही नहीं है, अपने गेट से नहीं खोलता। लेकिन रॉक ली की हमने ट्रू पोटेंशियल तब देखी जब हमने उसकी डिटर्मिनेशन अगेंस्ट गारा देखी थी, मतलब कि वो बंदा किसी भी हद तक जा सकता है अपनी एबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए। वो वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग शिनोबीज में से एक है। और हाँ, ऑफ कोर्स उसने कीमी मारू से कितनी ज्यादा अच्छे से टक्कर ले ली थी जब वो ड्रंकन मास्टर टेक्निक यूज कर रहा था। आई मीन सीरियसली, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉक ली के अंदर कितने ज्यादा हिडन पोटेंशियल हैं जो बड़े होने के बाद अनलॉक होने चाहिए थे, पर बरूटो ने रॉक ली के पर्सनालिटी को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। बट देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। इसके बाद आएगा कोनोहामारू। अब गाइस डेफिनेटली हमने बचपन से ही उसको देखा है कि वो नारुतो के स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, और डेफिनेटली नारुतो एक प्रोडिजी था, उसके अंदर 9 टेल्स था वगैरह वगैरह वगैरह। बट इस चीज को अगर हटा भी दिया जाए तो कोनोहामारू के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमने ये चीज बरूटो में देखी। कोनोहामारू कोई बहुत ही ज्यादा हाई लेवल शिनोबी
नहीं है, वो एक मिड जोनिन लेवल शिनोबी है जो अच्छे खासे फीट्स परफॉर्म कर सकता है, अच्छे खासे डिफेंस एबिलिटीज हैं उसके पास और अच्छा खासा अटैक पोटेंशियल भी है। बट मेरे ख्याल से कोनोहामारू के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो ऑलमोस्ट नारुतो के लेवल का डिटर्मिनेशन कैरी करता है। हालांकि उसके अंदर कोई टेल बीस्ट नहीं है, बट स्टिल वो नारुतो जितना पावरफुल बनने का ट्राई कर रहा है और शायद वो बन भी जाए, क्योंकि अब तो नारुतो के अंदर भी टेल बीस्ट नहीं है ना। इसके बाद जो कैरेक्टर है वो है साकुरा। अब गाइस मुझे गलत मत समझिएगा, समझना हो तो समझ लीजिए, बट मैं साकुरा की तारीफ करना चाहूंगा। अब गाइस साकुरा के अंदर डेफिनेटली बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। 1000 हीलिंग jutsu सीखने के बाद साकुरा लिटरली में अनस्टॉपेबल हो गई थी, उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसके जितने भी वुंड्स होंगे वो उसको कुछ सेकंड में ही हील कर लेगी। साकुरा की हीलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और हाँ वन ऑफ द मोस्ट एलीट मेडिकल शिनोबी है। और हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि बोरुतो में साकुरा का हमने अग्रेसिव रूप भी देख लिया था। वो हील तो कर सकती है, बट हाँ वो काफी ज्यादा अग्रेसिव कैरेक्टर भी है और बोरुतो में मेरे ख्याल से साकुरा काफी ज्यादा यूजफुल है, वो यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। तो यस मेरे ख्याल से साकुरा के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो आगे और शो किया जाएगा बोरुतो में भी। इसके बाद है मित्सुकी। ऑफ कोर्स ये कोई नारुतो का कैरेक्टर नहीं है, तो सॉरी इस बात के लिए, बट मुझे इस लिस्ट में मित्सुकी को भी ऐड करना था। तो मित्सुकी बोरुतो का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनेगा। अब देखिए गाइस मैं आपको बताता हूँ, सेज मोड्स के भी अलग अलग पावर लेवल्स होते हैं। जैसे कि टोड सेज मोड एक काफी ज्यादा पावरफुल सेज मोड है, बट इससे भी ऊपर जो सेज मोड आता है वो है स्नेक सेज मोड। और ओरोचिमारू कई सालों से स्नेक सेज मोड को परफेक्ट करने का ट्राई कर रहा था और वो इस चक्कर में कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने कितने सारे मित्सुकी के क्लोन्स बनाए। और हाँ जो मित्सुकी हम बोरुतो में देखते हैं उसने सेज मोड को ऑलमोस्ट परफेक्ट कर लिया है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, बट स्टिल जब भी मित्सुकी सेज मोड में आता है तो हम ये देख पाते हैं कि उसका ऑरा ही चेंज हो जाता है, उसकी पावर लेवल बिल्कुल सुपर सीएन जैसी लगने लगती है। वेल गाइस आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मित्सुकी जैसे कैरेक्टर पसंद है। मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसे मिस्टीरियस एंड पोटेंशियल वाले कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो अभी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फ्यूचर में वो काफी ज्यादा प्रॉमिस होल्ड करके रखे हैं। इसके बाद है जूजो। अब हाँ जूजो को शायद मैंने इस लिस्ट से कुछ ज्यादा ही ऊपर रख दिया, बट मेरे ख्याल से जूजो के अंदर भी काफी ज्यादा पोटेंशियल था। नारुतो में इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा अंडररेटेड शो किया गया और शायद ये सबसे कमजोर सोर्समैन ऑफ द मिस्ट में से एक है, बट मेरे ख्याल से अगर जूजो अपनी पे आ जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था, बट ऑफ कोर्स क्योंकि उसका काम था मरना तो वो मर गया। बट गाइस जो कैरेक्टर इस लिस्ट के नंबर 1 पे आता है, हैट्स ऑफ, ये है माइट डाई। गाय नहीं, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, बट माइट गाय का बाप माइट डाई भी काफी ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता था। माइट डाई एक बहुत ही एवरेज लेवल का शिनोबी था, ये बात इताची ने क्लियर की थी जूजो के सामने। इनफैक्ट माइट डाई च्यूनिन से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था, बट हमने उसकी ट्रू पोटेंशियल तब देखी जब वो सीक्रेटली अकेले प्रैक्टिस करता था 8 इनर गेट्स की, और जब उसके सामने डेथ वाली सिचुएशन आई तो उसने सारे सोर्समैन ऑफ द मिस्ट से अकेले सामना किया अपने बेटे माइट गाय को बचाने के लिए। और हाँ तब उसने 8 इनर गेट खोला, और आप खुद ही सुन लीजिए कि जूजो का इस बारे में क्या कहना है। इसलिए गाइज माइट डाई मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक आता है, क्योंकि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता था, बट क्योंकि इसको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला तो ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से रह गया। तो यस गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि आप ऐसा ही और वीडियोस देखते रहो। तब तक मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड लक।